तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सत्यम क्लासेस प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैं सांद्रता को डिस्क्राइब कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, और साथ में मैं मोलरता को भी डिस्कस कर रहा था, लेकिन मोलरता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए इस वीडियो में मैं पुनः मोलरता को कंटिन्यू करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको आगे की ओर बता दूं, कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और उन न्यूमेरिकलों में कभी कभी लिखा होता है m/2। तो अगर m/2 लिखा हुआ है इसका मतलब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि m की जो वैल्यू है वो 1/2 है। कहीं पे लिखा होगा m/3, तो इससे भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है m = 1/3। अगर कहीं पर लिखा m/10 तो इसका मतलब होगा m = 1/10। क्लियर है? कभी कभी न्यूमेरिकल में कुछ इस प्रकार से भी डाटा दिया जाएगा, जैसे 0.4 m, इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ m इज 0.4। कभी ऐसे दिया जाएगा 0.6 m, तो इसका भी मतलब वही होगा m = 0.6। कभी कभी ऐसा दिया जाएगा 0.23 m, इसका मतलब हो जाएगा m की वैल्यू जो है वो 0.23 है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको m दिया होगा या इस प्रकार से दिया होगा 4m। तो 4m अगर इस प्रकार से दिया है 4m, 5m, 6m, 7m, अगर इस प्रकार से कहीं पर भी दिया हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि m की जो वैल्यू है वो 4 है। इसका मतलब है m की जो वैल्यू है वो 5 है। इसका मतलब है m की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। और इसका मतलब है m की जो वैल्यू है वह कितनी है? 7। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल में इसे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। आइए स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कभी कभी मोलरता के साथ साथ वो क्या करेगा, किसी और चीज को आपस में कनेक्ट करके न्यूमेरिकल्स को बनाएगा। जैसे इसके पहले हम पढ़ चुके हैं विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। अब सपोज करिए न्यूमेरिकल विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता को लेकर के बना दे, तो फिर कैसे चलेगा? तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि यदि मोलरता और विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दोनों को लेकर के उसने न्यूमेरिकल बनाया है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो आइए देखते हैं कि वो मोलरता और विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या संबंध पाया जाता है। तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स मोलरता इनटू विलीन पदार्थ का अणु भार। यहां से हम चाहें तो मोलरता का दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। तो मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे विलीन पदार्थ का अणु भार। विलीन पदार्थ का अणु भार। अब स्टूडेंट सपोज करिए इस फार्मूले को लेकर के कोई न्यूमेरिकल तैयार किया गया हो, तो उस न्यूमेरिकल को कैसे लगाया जाएगा और इस फार्मूले के आधार पर या इस सूत्र के आधार पर किस तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे। तो सपोज करिए स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर एक विलयन
एक विलेन बनाया गया, एक विलेन बनाया गया जिसकी जिसकी सांद्रता 5.3 ग्राम प्रति लीटर है। इस विलयन की मोलरता, इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने ये सवाल दिखाई दे रहा है, कह रहा है Na2CO3 को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। Na2CO3 को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया जिसकी सांद्रता कितनी है? 5.3 ग्राम प्रति लीटर है। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मोलरता और विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या रिलेशन है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि विलयन की मोलरता इक्वल टू होता है विलयन की मोलरता इक्वल टू होता है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे अणु भार। अब स्टूडेंट्स, हमें विलयन की मोलरता निकालनी है, और यदि हमें विलयन की मोलरता निकालनी है तो हमें मालूम होना चाहिए विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, और क्या मालूम होना चाहिए? अणु भार। तो विलयन की जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है वो साफ साफ दी गई है, कितनी? 5.3। कितनी दी गई है? 5.3। और अणु भार जो होता है, तो अब हम इस न्यूमेरिकल को आगे क्यों लगाएंगे, तो विलयन की जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है वो स्टूडेंट्स कितनी है? 5.3। और जो अणु भार होता है Na2CO3 का, वो अणु भार कितना होता है? अणु भार जो होता है Na2CO3 का वो होता है 106। जो अणु भार होता है Na2CO3 का वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 106 होता है। आप कहोगे कि सर इसका अणु भार 106 कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अणु भार का मतलब होता है अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का योग। अणु भार का मतलब होता है अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का योग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 23 होती है, तो 2 सोडियम की कितनी हो जाएगी? 46। एक कार्बन की कितनी होती है? 12। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? 16। तो 3 की कितनी हो जाएगी? 48। और इस प्रकार से जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट आएगा Na2CO3 का वो कितना आएगा? 106 आएगा। अब स्टूडेंट्स, इसको आगे की ओर अगर हम सॉल्व करें तो अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे सबसे पहले एक पॉइंट लगा हुआ है, तो अगर हम यहां पे 10 से गुणा कर दे, तो अगर हमें इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ रहा है, तो जितने का गुणा हम ऊपर करेंगे उतने का ही गुणा हमें नीचे भी करना पड़ेगा, उतने का ही गुणा हमें नीचे भी करना पड़ेगा। अब इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट्स 53 और नीचे कितना हो जाएगा? 106, अर्थात 106 इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 53 गुना कितना होता है? 106। तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 1/20। 1/20 ये आएगी क्या? मोल प्रति लीटर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये सवाल लग जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है Na2CO3 को जल में घोलकर, Na2CO3 को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया जिसकी सांद्रता कितनी है? 5.3 ग्राम पर लीटर है। इस विलयन में
इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो इसके पहले मैं बता चुका हूं कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू होता है मोलरता इंटू अणुभार। तो मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे अणुभार। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है वो कितनी है, 5.3 है। अणुभार कितना है, 106 है। तो जो आंसर निकल के हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.11/20। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाने की और कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। स्टूडेंट्स, H2SO4 को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, एक विलयन बनाया गया जिसकी सांद्रता 4.9 ग्राम प्रति लीटर है। ग्राम प्रति लीटर है, 4.9 ग्राम प्रति लीटर है। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो फिर से जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू होता है मोलरता इंटू अणुभार। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे अणुभार। तो स्टूडेंट्स, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है वो 4.9 है। इसका जो अणुभार होता है वो 98 होता है। आप कहोगे सर इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 कैसे हो गया? तो मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी अणु का अगर आपको अणुभार चाहिए तो उस अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सभी की द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और एक हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 2। एक सल्फर की कितनी होती है, 32। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, 16। तो कितनी हो जाएगी, 64। इस प्रकार से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इसका जो अणुभार आएगा वो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 98 होगा। ऊपर क्या लिखा है, 4.9 और नीचे क्या है, 98। तो सबसे पहले हम उसके पॉइंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब अंक 0.1 अंक हो तो कितने से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं स्टूडेंट्स हम कितने से, 10 से। तो जितने का गुणा ऊपर होगा उतने का गुणा नीचे भी होगा। जब ऐसा होगा तो इसको और कैलकुलेट करेंगे तो इस 0 से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 98 इंटू 10। 49 टू जा होता है 98 और इस प्रकार से यहां पर भी आंसर आपका आया 1/20, 1/20 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब स्टूडेंट हम और भी अगले फार्मूलों में बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर आगे की मोलरता में और किससे क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि अगर कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें घनत्व दिया हो, प्रतिशत दिया हो और मोलरता पूछा हो, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि घनत्व, मोलरता और प्रतिशत के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। तो स्टूडेंट्स मोलरता इक्वल टू एक फार्मूला ये भी होता है, मोलरता इक्वल टू होता है विलय की प्रतिशत मात्रा। क्या होता है स्टूडेंट्स, विलय की प्रतिशत मात्रा इंटू घनत्व, इंटू 10 बटे अणु भार। अब स्टूडेंट्स एक फिर से नया फार्मूला हमें मोलरता पर आपको नजर
आ रहा होगा, बोर्ड पर मैंने लिख दिया। तो मोलरता पर फिर से मैं एक नया फार्मूला लिखा, और क्या लिखा, विलय की प्रतिशत मात्रा गुणे घनत्व गुणे 10/अणुभार। अब अगर ये फार्मूला होता है तो इस पर वो न्यूमेरिकल्स भी बनाएगा। कैसे न्यूमेरिकल्स बनाएगा, आइए सुनते हैं। स्टूडेंट्स सपोज करिए, कहता है 18% 18% WYW 18% WYW ग्लूकोज को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, यदि इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो क्या सवाल है स्टूडेंट्स, कहता है 18% WYW ग्लूकोज का एक जली विलयन है, ग्लूकोज को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स कहीं पर भी अगर किसी बोतल में ये लिखा है, स्टूडेंट चाहें तो हम इस सवाल को थोड़ा बदल भी सकते हैं दूसरे फॉर्म में, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी इस सवाल को लिख सकते थे, 18% WYW ग्लूकोज का जली विलयन है, यदि इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर सवाल घनत्व, प्रतिशत मात्रा और मोलरता में हो, तभी भी मैंने मोलरता का एक फार्मूला बताया था आपको। मोलरता इक्वल टू विलय की प्रतिशत मात्रा इंटू घनत्व इंटू 10/अणुभार। कौन सा भार, अणुभार। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो विलय की प्रतिशत मात्रा है वो क्या है, 18। अब आप कहोगे कि सर कैसे मालूम कि ये विलय की प्रतिशत मात्रा है, तो यहां कहीं पर भी अगर WYW करके कुछ भी 10% WYW, 20% WYW, 30% WYW ऐसा कुछ करके दिया हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो परसेंट दिया होगा वो किसका परसेंट होगा, विलय का परसेंट होगा। किसका परसेंट होगा, विलय का परसेंट होगा। मतलब जो परसेंट है यहाँ पे 18% ये किसका है, विलय का है। तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ लिखेंगे क्या, 18। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आगे की ओर लिखूंगा घनत्व, जो कि कितना दिया गया, 1.2 इंटू 10। अणुभार जो होता है ग्लूकोज का वो 180 होता है। अणुभार जो होता है ग्लूकोज का वो 180 होता है। स्टूडेंट सवाल ये बना
कि इसका अणु भार 180 कैसे होता है। तो जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। और अगर इसका अणु भार चाहिए तो आपको इस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने का मतलब एक कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 12 होती है, तो 6 कार्बन की कितनी होगी, 72 होगी। और एक हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, इसलिए 12 हाइड्रोजन की कितनी होती है, 12। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, 16, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 96। इस टोटल को ऐड करेंगे तो आएगा 180। कितना आएगा, 180। इसका मतलब इसका जो अणु भार है वो स्टूडेंट्स कितना है, 180 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो स्टूडेंट्स 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1.2 क्या, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इस फार्मूले पर आधारित भी न्यूमेरिकल को क्या कर लिया, लगा लिया, और इसकी मोलरता कितनी आ गई, 1.2 मोल प्रति लीटर आ गई। स्टूडेंट्स और भी आगे की ओर बढ़ेंगे और मान लीजिए और भी हम सवाल लगाते हैं कुछ मोलरता पर आधारित। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करिए मैं अगला सवाल लिखता हूं, उसमें कह रहा है कि 10 ग्राम 10 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस को जल में घोलकर यशंस, इसकी जगह थोड़ा हम कोई दूसरा भी सवाल ले सकते हैं। मान लेते दिया 10 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया जिसका आयतन 500 ml है। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों के लिए भी मैं फार्मूला बता चुका हूं। क्या फार्मूला मैंने बताया है, मोलरता इक्वल टू विलीन पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में कहीं भी मोल्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो अगर न्यूमेरिकल में मोल्स ना दिए गए हो तब उसके लिए मैंने एक और फार्मूला बताया है। और क्या बताया स्टूडेंट्स फार्मूला, मोलरता इक्वल टू विलेय का भार किसमें, ग्राम में, वटे विलयन का आयतन किसमें फ्रेंड्स, लीटर में, इंटू अणु भार। किसका अणु भार फ्रेंड्स, विलेय का। तो विलेय का जो भार दिया गया है वो कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। विलेय का जो भार है वो कितना ग्राम है स्टूडेंट्स, 10 ग्राम है। और विलयन का आयतन कितना है स्टूडेंट्स, आयतन है स्टूडेंट्स 500 ml। कितना है स्टूडेंट्स, 500 ml। और जो अणु भार है H2SO4 का, इसके पहले ही बता चुका हूं, वो कितना है स्टूडेंट्स, 98 है। क्या है, 98 है अणु भार। अब ये जो आयतन है ये दिया है ml में और मुझे चाहिए लीटर में,
तो मैं पहले बता चुका हूं कि यदि ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितने से भाग देते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग भाग देते हैं कितने से? 1000 से। अब स्टूडेंट्स इसी न्यूमेरिकल को और भी मैं इधर की ओर लगाता हूं। अब अगर इसी डाटा को मैं यहां से आगे की ओर ले जाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तब मैं मोलरता इक्वल टू स्टूडेंट्स लिख सकता हूं, मोलरता इक्वल टू स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 10 तो ऊपर है ही है, और ये जो नीचे 1000 है ये भी किधर चला जाएगा? ऊपर। तो 10 गुणे 1000, 10 गुणे 1000, नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 500 इंटू कितना बचेगा? 98। अब ये क्या हो जाएगा? 500 दूना कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 20/98 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, चाहे तो इतने लिख सकते हैं। और छोटा का मतलब यहां लिख सकते हैं 2 दहम 20, 2 4 को 8, 2 नाम 18, मतलब ये आ जाएगा क्या? 10/49 लिख सकते हैं, या फिर और भी आगे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या? मोल प्रति लीटर स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं? मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये भी सवाल लग जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। कई बार सवाल पूछता है कि अगर टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाए तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सवाल पूछता है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि मोलरता पर ताप का प्रभाव, मोलरता पर ताप का प्रभाव। स्टूडेंट्स मोलरता इक्वल टू जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मोलरता इक्वल टू जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या है स्टूडेंट्स? विलेय का भार है। क्या है? विलेय का भार है बटे क्या है? विलेय का अणुभार है, इंटू स्टूडेंट्स क्या है? इंटू विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है। अब सवाल ये बनता है स्टूडेंट्स कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है, मतलब ताप में परिवर्तन करने से मोलरता में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम ताप में परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए ताप को बढ़ाते हैं, तो अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो अगर इसको मोलरता को और भी मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं m इक्वल टू विलेय का भार यानी कि W बटे विलेय का अणुभार यानी कि MW इनटू विलयन का आयतन यानी कि V। अब जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, यदि मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं? बढ़ाता हूं, तो आयतन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं? बढ़ाता हूं तो आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि आयतन बढ़ जाएगा और टेम्परेचर को बढ़ाने से इसके भार में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा स्टूडेंट्स तो वॉल्यूम भी, आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन भार के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण मोलरता का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलरता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ स्टूडेंट्स कि जो मोलरता है वो ताप पर निर्भर करती है, और यदि ताप के मान को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। ताप के मान को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो मोलरता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि आयतन का मान बढ़ जाएगा, और आयतन का मान यदि बढ़ जाएगा तो मोलरता का मान घट जाएगा। अब सवाल बना स्टूडेंट्स कि आप कह सकते हैं कि सर एक फार्मूले के द्वारा इस बात को एक न्यूमेरिकल के द्वारा इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल करता हूं दोस्तों। सपोज करिए स्टूडेंट्स हमने 8 ग्राम NaOH को जल में घोलकर एक विलयन बनाया जिसका आयतन
जिसका आयतन 800 ml है, ml है। तो 8 ग्राम NaOH को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया जिसका आयतन 800 ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए तथा ताप बढ़ाने के कारण मोलरता में हुए परिवर्तन को समझाएं। मान लीजिए ये बात हो, मान लीजिए स्टूडेंट्स एक सवाल मैंने लिखा, कह रहा है 8 ग्राम NaOH को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया जिसका आयतन कितना ml है, 800 ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए तथा ताप बढ़ाने के कारण मोलरता में हुए परिवर्तन को समझाएं। मतलब ताप में परिवर्तन करने से मोलरता इफेक्टेड हुई या नहीं हुई, या ताप बढ़ाने से मोलरता बढ़ी या घटी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग एक बीकर बनाएंगे और पहली स्थिति को देखेंगे। सपोज करिए स्टूडेंट्स ये बीकर है और इस बीकर में मैंने 8 ग्राम NaOH को घोला है। मतलब जो विलेय का भार है वो कितना ग्राम है स्टूडेंट्स, 8 ग्राम है। कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। और विलयन का आयतन 800 ml है। घुला कौन है स्टूडेंट्स, NaOH। तो NaOH का जो अणु भार होगा वो होगा 40। आप कहोगे कि सर अणु भार क्यों लिख रहे हैं, तो अगर हमें मोलरता निकालनी है तो अणु भार की क्या होगी, हमें जरूरत होगी। और सपोज करिए ये सवाल कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। तो दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम पहले मोलरता को काउंट करेंगे। तो मोलरता इक्वल टू क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें स्टूडेंट्स, लीटर में। अब विलेय का जो भार है वो कितना ग्राम है, विलेय का जो भार है वो 8 ग्राम है। विलेय का जो अणु भार है वो 40 है और जो आयतन है वो कितना ml है, 800 ml है। लेकिन हमें आयतन किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। कितने से भाग लगाएंगे, 1000 से। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा, 40 इंटू 800। ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से स्टूडेंट्स 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, 1/4। अब 1/4 को यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आई थिंक ये आएगा, 1 में आपको भाग लगाना है कितने का, 4। अब सबसे पहले आप पॉइंट लगाएंगे तब 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। फिर कितना बचा स्टूडेंट्स, 4 दूनी 8, 2 बचा। फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब ये आएगा नियर अबाउट 0.5 क्या स्टूडेंट्स, मोल प्रति लीटर। अब स्टूडेंट्स अब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि मोलरता की वैल्यू में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है इसका मतलब मोलरता ताप पर निर्भर कर रही है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब मोलरता ताप पर निर्भर नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसी न्यूमेरिकल को हम पुनः देखते हैं, बस थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाकर। फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बीकर है और इस बीकर में 8 ग्राम
NaOH को घोला गया है, यानी कि विलय का जो भार है, विलय का जो भार है स्टूडेंट्स वो कितना ग्राम है? 8 ग्राम है। और विलयन का जो पहले आयतन है, विलयन का जो आयतन था वो कितना था? 800 ml था। कितना था? 800 ml था। लेकिन ये कंडीशन किस टेम्परेचर पे थी स्टूडेंट्स? 25 डिग्री सेल्सियस पर थी। कितने डिग्री सेल्सियस पर थी? 25 डिग्री सेल्सियस पर थी। सपोज करिए स्टूडेंट्स मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ा करके कितना डिग्री सेल्सियस कर दिया? टेम्परेचर ये T1 था 25, T2 हो गया 100। मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया स्टूडेंट्स? बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया तो जो आयतन पहले V1 था और वो कितना ml था? 800 ml था, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और B2 होकर के कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सपोज करिए कितना हो गया? 1000 ml हो गया। अब आयतन बदल गया, तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि विलय के भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और विलय के अणु भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि NaOH का जो अणु भार होता है, NaOH का जो अणु भार होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम मोलरता कैलकुलेट करते हैं। तो मोलरता इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स विलय का भार। क्या होता है स्टूडेंट्स? विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। किसमें स्टूडेंट्स? लीटर में। तो विलय का भार अभी भी वही है 8, विलय का अणुभार अभी भी वही है कितना स्टूडेंट्स? 40। आयतन कितना हो गया? 1000 ml हो गया। 1000 ml हो गया, हमें चाहिए लीटर में। तो कितने से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? 1000 से, क्योंकि ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से भाग देते हैं? 1000 से। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1000 बाई 40 इंटू 1000। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। मतलब होगा स्टूडेंट्स 1/5। आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.2। मतलब पहले कुछ और आया था आंसर, अब कुछ और आया। पहले आया था 0.2 करके समथिंग आया रहा होगा, या जो भी आया रहा हो, लेकिन अब आया 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन का टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन बढ़ जाता है, जिससे मोलरता का मान घट जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।